दोस्तों, जय हिंद। मैं सुबेदार तोमर, रिटायर्ड एडवोकेट एमपी हाई कोर्ट ग्वालियर। दोस्तों, आजकल पूर्व सैनिकों का आंदोलन करीबन 10 महीने से लगातार उनका धरना, उनका प्रोटेस्ट चलाया जा रहा है और उनकी पूर्व सैनिकों की, स्पेशली जेसीओ जोआर की साथ बहुत अन्याय हुआ है, भेदभाव हुआ है, अत्याचार हुआ है और अनटचेबिलिटी जैसा व्यवहार तो उनके साथ हमेशा हुआ ही हुआ है। इसके बारे में हमारे पूर्व सैनिक बहुत व्यथित हैं और वो उनकी न्यायोचित मांगे हैं, उनकी सभी डिमांड जस्टिफाइड है। सरकार को उनके ऊपर उचित ध्यान देना चाहिए और इसमें जितनी देर की जाएगी उतना ही राष्ट्र के लिए यह घातक होगा। बट मैं अपने पूर्व सैनिकों से इस अपील के साथ यह भी कहना चाहूँगा कि दोस्तों, आजकल एक आप लोगों के कुछ लोगों द्वारा एक बहुत लंबी चौड़ी घोषणा की जा रही है कि मोदी को 2024 में धूल चटा देंगे। भैया, बहुत अच्छी बात। मोदी को 2014 में आप ही लाए थे और आप ही 2024 में मोदी को धूल चटा दोगे, है ना? ओवर एक्टिंग अच्छा नहीं होता। आप उतनी ही बात करें जितनी आपको शोभा देती है। मोदी को पूर्व सैनिकों के वोट चाहिए और पूर्व सैनिकों का भी मत होता है, उनकी भी आवाज़ होती है, लेकिन आपकी आवाज़ 140 करोड़ के इस देश में, जहां 90 करोड़ वोटर हैं या 1 करोड़ वोटर हैं, उसमें आपके कितने वोट हैं? आपके वोट की कौन सी महत्ता है जो आप मोदी को, है ना, धूल चटा दोगे? इतना ही मेरा इशारा काफ़ी है आपके लिए। तो दोस्तों, ज़रा इस प्रकार की भाषा का उपयोग ठीक नहीं है। मैं भी पूर्व सैनिक हूँ, मुझे भी सारी चीज़ दिखाई देती हैं। मैं भी एक बिलो ऑफिसर्स, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक से बिलोंग करता हूँ और मुझे भी जो भी अगर कुछ गवर्नमेंट पेंशन इंक्रीज़ करेगी या और भी कुछ बेनिफिट दिए जाएंगे तो वो मुझे भी मिलेंगे। मैं भी चाहता हूँ, मैं भी सोचता हूँ कि ये गलत हुआ है तो पूर्व सैनिक को। लेकिन ज़रा सोचिए, मोदी कोई, है ना, कोई देश में क्या सिर्फ एक समस्या है? पूर्व सैनिकों की समस्या है और भी कई समस्याएं हैं इस देश में। मुंह खोले हुए इस देश में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिनकी तरफ भी मोदी को एक प्रधानमंत्री होते हुए उसको पूरे राष्ट्र का सर्वोपरि, सार्वभौमिक, उसको ही हैज़ टू लुक आफ्टर ईच एंड एवरीथिंग। मोदी इज नॉट ए सुपर ह्यूमन। मोदी इज नॉट ए सुपर ह्यूमन के एक झटके से, जादू की छड़ी में देश की सारी समस्याओं को वो दूर कर देंगे। इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। बट एट द सेम टाइम everybody must keep in his mind that Modi is the tallest leader at this moment. If you compare with other political leaders or other in BJP or in other parties, to whom you want to make as a prime minister, do you consider anybody else except few good leaders?
सो प्लीज़ आप लोग जरा ध्यान दीजिए। मोदी को हटा के क्या किसको लाओगे? मोदी ने आज इस देश को कहाँ से कहाँ 10 साल टोटल 9 साल हुए, अभी 10वीं साल चल रही है, इस देश को किस ऊंचाइयों पे लाके खड़ा किया है। आप लोग जरा ध्यान देंगे कभी? तो जरा देखिए 24/7 सॉरी जरा आप देखिए मोदी को लोग क्यों हटाना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग मोदी को भाई दे वांट मोदीज डाउनफॉल बिकॉज ही इज, उन्होंने क्या है, पाकिस्तान वांट टू लूज बीजेपी, पाकिस्तान वांट टू लूज बीजेपी। जरा ध्यान दीजिए कौन कौन बीजेपी और मोदी को है ना डाउनफॉल चाहता है। पाकिस्तान वांट टू लूज बीजेपी, चाइना वांट टू लूज बीजेपी, आर्म्स लॉबी वांट टू लूज बीजेपी, इस्लामिस्ट वांट्स टू लूज बीजेपी, और इंटरनेशनल वांट्स टू लूज बीजेपी, मिशनरीज वांट्स टू लूज बीजेपी, मुस्लिम वांट्स टू लूज बीजेपी। भाई इसके पीछे रीजन क्या है? आपने कभी ध्यान दिया इसके पीछे रीजन क्या है? यू मस्ट फाइंड आउट द रीजन आल्सो। दोस्तों उसका भी पता आप लगाइए। ये इतने लोग हैं, सभी बीजेपी का फाल क्यों चाह रहे हैं, मोदी का फाल क्यों चाह रहे हैं? क्यों? उनको पता है कि मोदी रहेगा तो उनके कोई भी देश की अखंडता, आन बान शान मोदी के रहते हुए किसी की जरूरत नहीं है। मोदी की पॉलिसी के आगे उनकी किसी की पॉलिसी कोई भी है ना। आज 75 साल में मोदी ने अकेले अपनी दम पर उसने भारत की आन बान शान को बढ़ाया है। वो सब क्यों चाह रहे हैं मोदी का फाल? क्योंकि मोदी ने राम मंदिर बनाया, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या थी, जो कई दिनों से 500 साल से इस देश के लिए सिरदर्द बनी हुई थी। उस प्रॉब्लम को मोदी ने एक झटके में दूर कर दिया। कि मोदी ने वो क्यों चाहते हैं? क्योंकि मोदी सीए लाया, मोदी एनआरसी लाया, मोदी ने आर्टिकल 370 के द्वारा कश्मीर की समस्या जो आज 75 साल से सिरदर्द बनी हुई थी उसको दूर किया। इसलिए वो चाहते हैं मोदी को हटाना। आप भी उनकी आप जरा सोचिए मेरे पूर्व सैनिक दोस्तों, मेरे जरा सोचिए। आप अपने छोटे से फायदे के लिए कि हमारे लिए मोदी ने ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन हमें देश के बड़े दायरे के लिए हमें अपनी छोटी सी बातों के पीछे पागल नहीं होना है। 370 को किस चतुराई से मोदी ने और मोदी की सरकार ने ये 75 साल का नासूर एक झटके के अंदर उसकी इलाज कर दिया। देखिए जरा, इसको सोचिए जरा। उसके द्वारा डिफेंस को कितना मजबूत किया गया, इसलिए चाहती है मोदी को हटाना। उसके द्वारा एनजीओज को है ना, जो एनजीओज की बदचलनी चल रही थी पूरे देश में, एनजीओज द्वारा इस देश को अंदर ही अंदर दीमक की तरह नोचा जा रहा था, उसको नष्ट किया जा रहा था, उसको मिट्टी में मिलाया जा रहा था, उनके ऊपर लगाम लगाई। इसके अलावा मिशनरीज को उसने टाइट किया, नक्सल्स को उसने टाइट किया। आज देखिए नक्सल्स की समस्या एक छोटे से दायरे में सिमट कर रह गई है, जो कि पूरे ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में ये फैली हुई थी। आप एक छोटी सी पॉकेट रह गई है। चूंकि वो मोदी तो इस समस्या, नक्सल समस्या को 24 घंटे में दूर कर सकता है, चूंकि इसके पीछे कुछ
हमारा ट्राइबल समाज जुड़ा हुआ है। इसकी वजह से हमें देश के वो भी नागरिक हैं, इसलिए इस समस्या को धीरे धीरे मोदी विकास के द्वारा इसको दूर कर रहा है। ये नेक्स्ट मोदी ने हिंदुस्तान को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया। ये लोग जो है ना राष्ट्र विरोधी तक नहीं चाहते कि ये देश तरक्की करे। मोदी ने कोरोना से काल में इस देश को पूरे विश्व में अब इतने कोरोना का मैनेजमेंट अच्छा किया कि पूरे विश्व में इंडिया का नाम एक बीमारू देशों में गिना जाता था, एक अनडेवलप्ड, हम बंदर और सांप पालने वाले माने जाते थे। वेस्टर्न कंट्रीज हमको बोलते थे इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्नेक्स एंड मंकीज। उनको मोदी ने दिखा दिया कि इंडिया इज नॉट ए कंट्री ऑफ स्नेक्स एंड मंकीज, इट इज ए कंट्री ऑफ फुल ऑफ ब्रेन, जिसके आदमी, जिसके यहाँ बड़ी से बड़ी लोग हाईएस्ट दिमाग रखते हैं। तो ये सारे हैं ना देशद्रोही तत्व, वो चाहेंगे कि मोदी रहे या बीजेपी रहे। इसके अलावा मोदी ने स्लेवरी दूर की, हिंदुस्तान में कितना स्लेवरी थी। इसके अलावा मोदी ने चंद्रयान के द्वारा चंद्रमा पे अपना विक्रम लैंडर और वहाँ है ना अपना वो दूसरा, दोनों को है ना वो, सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ, विक्रम लैंडर के थ्रू जो गया था, जो चंद्रमा की सतह पर 150 मीटर मूवमेंट किया था और उसने वहाँ रिसर्च किया था। आज दुनिया में ये सेकंड अटेम्प्ट में इंडिया ने है ना मोदी के नेतृत्व में सेकंड अटेम्प्ट में चंद्रमा पे झंडा गाड़ दिया। पूरी दुनिया देख के चकित रह गई। किसी को विश्वास नहीं था मोदी के ऊपर या इंडिया के ऊपर कि इंडिया ऐसा कर सकता है। सब लोग हंस रहे थे कि इंडिया इज वेस्टिंग द मनी। तो दोस्तों, हमारे देश के जो हमारे देश का विनाश चाहने वाले, हमारे देश का भला न चाहने वाले ऐसे तत्व कभी चाहेंगे कि इंडिया में मोदी रहे? कि उनको मालूम है कि मोदी रहेगा तो मोदी हो सकता है कि विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड इस इंडिया को फर्स्ट या सेकंड कंट्री, विश्व के जो कंट्रीज की लिस्ट है उसमें ला के खड़ा कर देगा अपनी पॉलिसीज, अपनी गुड पॉलिसीज के द्वारा। तो जरा देखिए आप लोग, मेरे पूर्व सैनिक भाइयों, ध्यान दीजिए। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में आप देखिए, आप जरा बाहर निकल के देखिए कितने पोर्ट बन रहे हैं, कितने स्टेशन जिनका कायाकल्प किया जा रहा है, हाईवेज, रोड्स एंड मोटरवेज और डैम्स, सारे चारों तरफ। कांग्रेस के टाइम पे तो हमेशा कांग्रेस कहती थी पैसा ही नहीं, मोदी कहता है कि पैसे की कोई कमी नहीं। मोदी ने हिंदुस्तान का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, लोगों को पता नहीं है, जिसको हिंदुस्तान की ट्रेजरी बोलते हैं, उसमें लबालब भर दिया है। ये मोदी की कुछ तो करिश्मा है उसका। तो आप जरा देखिए, सिर्फ थोड़ी सी एक दो बातें, मोदी कोई सुपर ह्यूमन नहीं, मैंने पहले ही बोला, ही इज नॉट ए गॉड, ही हैज सो मेनी ड्रॉबैक्स। उसमें भी मानव में जो कमियां होती हैं, छोटी मोटी कमियां उसमें भी हैं। तो हमें जरा, एक व्यक्ति के 85 काम अच्छे हैं, अगर 15 चीज़ें उसकी गलत भी है तो हमें क्या, फिर तो हमें बिना सोचे समझे उसको सपोर्ट करना चाहिए कि ही इज डूइंग 85 थिंग्स इन गुड वे, इन बेटर साइड। 15 चीज़ें चलो ठीक है, हम इग्नोर करेंगे? क्या हम ऐसे लोगों को
भारत का प्रधानमंत्री बना दें, जिसमें 5 भी उसमें वो नहीं है। ही इज नॉट हैविंग ओनली आउट ऑफ 100 5 बेटर पॉलिसीज, और उसको गुण बोल सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर IITs का पूरे हिंदुस्तान में मोदी ने जाल कर दिया। IITs को, जो हमारे पास गिनती की IITs हुआ करती थी, आज हर राज्य में कम से कम 5 IITs हैं। और IIMs, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एक हुआ करता था दिल्ली में, जो आज भी है, ऐसा नहीं है। आज हमारे ज़्यादातर प्रदेशों में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंसेस मोदी के शासनकाल में खुल गए, जिनमें दिल्ली की इंस्टीट्यूट जो है मेडिकल साइंस, उसके बराबर सारी फैसिलिटीज़ उनमें दी जा रही है। तो जरा कंपेयर कीजिए। इसके अलावा मोदी ने करप्शन पर लगाम लगाई। आज हायर लेवल का करप्शन तो मोदी ने टोटल स्टॉप कर दिया है। लो लेवल का करप्शन अभी कुछ चल रहा है, मैं मानता हूँ, एकदम थोड़ी हटेगा। मोदी उसके ऊपर, मोदी के यहाँ पूरा प्रायोरिटी लिस्ट में है वो। मोदी क्या सारी समस्याओं को एकदम दूर कर देगा, कोई भी क्या कर देगा। प्रायोरिटी लगानी पड़ेगी ना, प्राथमिकता जिसको बोलते हैं। हम भी अपना काम, घरेलू काम करते हैं तो उसमें पहले जो जरूरी काम होता है उसको पहले निपटाते हैं। तो मोदी के यहाँ भी प्रायोरिटी लिस्ट में करप्शन भी है। हायर लेवल के करप्शन को मोदी ने जो है ना, दिल्ली के मंत्रालयों में जो है ना करप्शन लॉबी घुमा करती थी, आज 0% हो गई है। उनको बेरोजगार कर दिया है मोदी ने। इसके अलावा GST पूरे देश में है ना, एक कर व्यवस्था लगाई, जिसको शुरू में बड़ा ही उसके ऊपर लोग उंगलियां उठा रहे थे। और विपक्षी दलों का तो उनका काम है कि वो सरकार के किसी भी काम से, अच्छे काम से खुश नहीं है तो होते। उनका फर्ज बनता है, क्योंकि अगर वो सरकार के अच्छे कामों को अच्छा काम बोलेंगे तो वो शासन में कभी आ ही नहीं सकते। उन्हें तो जो सत्ता पक्ष है उसके अच्छे काम, बुरे काम को तो बुराई करनी ही है, उसकी तो क्रिटिसाइज करना ही है। सत्ता के अच्छे कामों को, सत्ता पक्ष के अच्छे काम को, सरकार के अच्छे काम को भी उन्होंने क्रिटिसाइज करना है। लेकिन दोस्तों हम तो किसी पक्ष और विपक्ष में नहीं है। हम तो देश के एक डिसिप्लिन फोर्स से रिटायर हुए, और आज भी पूरा फौजी कभी रिटायर नहीं होता। फौजी सर्विस में जरूर था, उसके बाद सिविल लाइफ में आ गया, वो फौजी ही रहता है जीवन भर। अगर वो सच्चा फौजी है, ही नेवर रिटायर्स। आर्मी रैंक इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कानूनन हर फौजी का कानून जो रैंक है उसके मरते दिन तक उसके साथ रहता है। और कोई भी भारत में ऐसी पदवी नहीं है जिसको कि लोग अपने नाम के आगे कानूनन लगा सकें। फौजी का रैंक हमेशा उसके नाम के पहले रहेगा। नाम के बाद में बेशक अगर रिटायर हो गया है तो वो रिटायर लिख देगा, उसका रैंक कभी रिटायर नहीं होता। वो व्यक्ति रिटायर हुआ, रैंक उसका हमेशा बरकरार रहता है। तो दोस्तों ध्यान दें, बम ब्लास्ट हिंदुस्तान में आप देखिए 2013 से पहले, आज इस सिटी में, आज उस शहर में, आज उस कस्बे में, आज बॉम्बे में, आज दिल्ली में, आज गुवाहाटी में, आज बनारस में, आज चेन्नई में आए दिन बम ब्लास्ट हुआ करते थे। आप देखिए जब 2014 के बाद कितने बम ब्लास्ट हुए। ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल ख़त्म हो गए, लेकिन जहाँ
हजारों की तादाद में आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ करते थे, उसमें अगर 99.999% की कमी आई है तो ये किसका करिश्मा है? ये किसकी अच्छी नीतियों का परिणाम है? ये मोदी की अच्छी नीतियों का परिणाम है। बीजेपी भी 100 मैं कहता हूँ उसमें भी उसकी पॉलिसी गलत होगी, लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर हमें कंपेयर करना है कि आउट ऑफ 100 85 पॉलिसी किसकी अच्छी है, 85, उसमें बीजेपी की अच्छी है। अब उसमें हम क्या कर लेंगे? कोई कहेगा ये बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है। मैं किसी बीजेपी कांग्रेस का मैं विरोधी नहीं हूँ और ना ही बीजेपी का पक्षधर हूँ। मैं इस देश का पक्षधर हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ। देश के लिए जो अच्छा काम करेगा मैं उसका झंडा बुलंद करूँगा। उसमें बीजेपी हो, कांग्रेस के अच्छे काम कई थे, लेकिन कांग्रेस ने अपने ज़्यादातर गलत काम करके अपना नाम को बंटा ढार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से एक बार किसी सायरा बानो ना मुस्लिम महिला के उसके भरण पोषण के लिए, विधवा महिला को है ना भरण पोषण के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हुआ, उसको कांग्रेस ने है ना सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नलिफाई कर दिया थ्रू पार्लियामेंट। तो जरा देखिए, ये कांग्रेस की तो पाप अगर गिनाओ तो आपको मेरा टाइम है ना 20-25 मिनट के वीडियो की जगह मुझे 1.5 घंटे का वीडियो भी कम पड़ जाएगा। कांग्रेस ने इतने पाप किए हैं। दोस्तों आज देखिए चारों तरफ मोबाइल बनाने की फैक्ट्रीज वर्ल्ड में नंबर 2 पे है हिंदुस्तान। जरा देखिए कितना चारों तरफ। इसके अलावा हमारे अंडर रेलवे के जो समतल रोड पास हुआ करते थे, रोड पार करने वाले, उस पर कितना खतरा रहता था। आए दिन सुनते थे कि वो कार में आके रेलवे ने इंजन ने टक्कर मार के चला गया, वो बैलगाड़ी में एक्सीडेंट हो गया। मोदी सरकार ने कितने बड़ा महत्वाकांक्षी निर्णय लिया कि अंडरपास बनाए रेलवे के, जहां भी ये लेवल क्रॉसिंग थे उनको अंडरपास बना के आज बेरोक टोक गाड़ियाँ, कार जा रही है, बस जा रही है, ट्रक जा रहा है, बैलगाड़ी जा रही है, आदमी निकल रहे हैं, मोटरसाइकिल निकल रही है और ऊपर से ट्रेन निकल रही है। कोई एक्सीडेंट नहीं और किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये काम कोई मामूली काम है? ये दूरदृष्टि व्यक्ति ही सोच सकता है। जो लोग जिनकी सोच छोटी होती है वो छोटी बातें सोचते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान को है ना, आज पाकिस्तान चाहेगा कि मोदी रहे, चाइना चाहेगा, चाइना को टाइट करके रख दिया है बॉर्डर पे। लोग तो आप बहुत बकवास करेंगे कि आज चाइना की हिम्मत नहीं है बॉर्डर पे। जिस कंडीशन पे कांग्रेस के शासन में हमारा कितना भूभाग चाइना को ऐसे ही दे दिया गया कि चलो जाने दो इस नीति के तहत। आज मोदी को क्रिटिसाइज करते हैं, सिर्फ पढ़ते नहीं है, स्टडी नहीं करते, सिर्फ कुछ विरोधी पक्ष के नेता और वो पेपर में आ जाता है हेडलाइंस, उनको पढ़ के आप उनके बरगलाने में आ जाते हैं। चाइना को पता चल गया है कि मोदी शासन में है। मोदी के शासन को चाइना चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। पाकिस्तान चाहेगा? क्यों? पाकिस्तान में त्राही त्राही मचा हुआ है। तो दोस्तों मैं फिर एक बार अपील करता हूँ कि आप और हमारी पूर्व सैनिकों की मांगें जायज़ है, मैं भी कहता हूँ, और वो दूर होंगी, लेकिन सभी का समय थोड़ा, मोदी को उसको थोड़ा सांस लेने दो। तो दोस्तों मैं आपको फिर सलाम करता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप अच्छा कंटेंट चाहते हैं,
अच्छी चीज़ें चाहते हैं, बल्ले बल्ले नहीं, कोई बिल्कुल अतिशयोक्ति वाली बातें नहीं। आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, अच्छी बातें मिलेंगी, और इसलिए मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल की घंटी पे प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके तुरंत, और मुझे थोड़ा बल मिल सके कि मैं जो कुछ आपको मेरे देश के लिए, मेरा देश, नथिंग एल्स, नो बीजेपी, बीजेपी मुर्दाबाद, लो मैं बोलता हूँ खुश, बट देश में अच्छी नीतियाँ चलाने वाला जो भी हो। मैं कांग्रेस में कोई है एक दो नेता, लेकिन वो कभी बेचारे ऊपर की पायदान पे आ ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ कांग्रेस में है ना, वहाँ तो आपको पता है कि परिवारवाद चलता है, डायनेस्टी का व्यक्ति ही वहाँ ऊपर की पायदान पे रह सकता है, और कोई दरी चादर बिछाने, कुर्सी बिछाने वाले आदमी हो सकते हैं, बट दे कांट रीच ऑन दी टॉप लेवल। वहाँ सिर्फ नेहरू खानदान का व्यक्ति, चाहे वो नालायक से बड़ा नालायक हो। तो दोस्तों यही मैं समाप्त करूँगा। आपको मैं सैल्यूट करता हूँ। ये सैल्यूट दाहिने हाथ से है, बाएं हाथ से आपको लगेगी। जय हिंद।